So hey guys, how are you all? It's me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So इस वीडियो में हम लोग 6 मार्क्स कवर अप करने वाले हैं अकाउंट सब्जेक्ट के। इसमें हम लोग कैश फ्लो को वन शॉट में देखेंगे और आपको मैंने इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ पे इतना कंसाइज वे में समझा रखा है कि आप इसमें 4 to 5 मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएंगे एंड बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरा 6 मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो दिस वीडियो विल बी वन ऑफ द माई बेस्ट वीडियो ever because I have never explained concepts like this. So let's start this video. बेसिकली हम जब बात करते हैं कैश फ्लो की तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि कैश का कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक है, इट्स मीन्स कंपनी ने कितनी इनकम अर्न की और कंपनी ने कितना पेमेंट किया। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो हमें ये कैश फ्लो बताता है। तो बेसिकली इट्स अ सिंपली अ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आज आपको इतना सिंपली बताऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हमारा जो कैश फ्लो है वो 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है ऑपरेटिंग, ये रहा हमारा ऑपरेटिंग। दूसरा हमारा होता है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एंड थर्ड हमारा होता है इन फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़फुल होती हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, गुड्स परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या होता है? जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है वो बेसिकली इन्वेस्टिंग में आती हैं। एंड जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर्स डिवेंचर इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। तो ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि आपके बुक में कुछ इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट गिवन है, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इतना बड़ा गिवन है कि इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने इस कैश फ्लो को इतना स्मॉल एंड इतना कंसाइज कर दिया है कि आपको माइंड में एकदम से बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ के हम आते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे। ठीक है, तो ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख रखा है कि हमारा जो कैश फ्लो एक्टिविटीज़ है वो किस 3 टाइप में डिवाइड है ना, 3 पार्ट में, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हम लोग कैश फ्लो को 3 पार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, फाइनेंसिंग में देखेंगे क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, जैसे पहले हम लोग जो भी कंपनी है उसका नेम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट होएगा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट होएगा। ठीक है, तो ये करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट हो जाता है। और फिर हम लोग सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको 3 पार्ट में पढ़ना है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड आउट होता है? ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। कैश फ्लो को बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो जैसे 3 पार्ट्स में है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको पूरा फॉर्मेट नहीं याद करना है, मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ईजिली पूरा फॉर्मेट ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़
में आपको फाइंड आउट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट, वहाँ पर डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया। तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे और उसमें सबसे पहले डालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी आपका प्रॉफिट गिवन है बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट आप लोग वर्किंग नोट में पहले राइट डाउन करेंगे। देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट डालने के बाद आपको 3 थिंग्स रिमेंबर करनी है कि डिविडेंड, रिजर्व एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। डिविडेंड में आपका प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड दोनों आएंगे। एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो वाला यहाँ पर मेड वाला टैक्स जाएगा। टैक्स भी हमारे मेड और पेड होते हैं, तो वो अलग अलग जगह पर उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेड वाला जाएगा। एंड रिजर्व्स, रिजर्व मतलब सारे रिजर्व, जो भी रिजर्व होते हैं वो सारे रिजर्व ही जाएंगे वर्किंग नोट में, ऐड ऑन करेंगे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ। एक्सेप्ट SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़कर जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं वो सारे ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद इन तीनों चीज़ों का सम टोटल करने के बाद जो आएगा अमाउंट, उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स लेस कर देंगे। जो भी रिफंड ऑफ टैक्स गिवन होगा तो लेस कर देंगे। तो इस 3 चीज़ों को ऐड ऑन करके आप लोग क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, एंड देन जो ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर देंगे कैश फ्लो में करंट ईयर के कॉलम में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप ख़त्म होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें भी आपको 3 थिंग्स रिमेंबर रखनी है। पहला आपका हो गया इंटेंजिबल आइटम्स, एंड सेकंड आपका हो गया प्रॉफिट, एंड थर्ड आपका हो गया लॉस। ठीक, और तो जब सबसे पहले इंटेंजिबल आइटम्स में क्या क्या आता है? इंटेंजिबल आइटम्स में आपके पेटेंट्स आ गया, गुडविल आ गई, डेप्रिसिएशन आ गया, बैड डेब्ट्स आ गया। तो ये आपके आ जाते हैं इंटेंजिबल आइटम्स में। और फिर हम लोग जब लॉस की बात करते हैं, जब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स को सेल करने पर जो लॉस हुआ वो लॉस जाएगा, यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, मतलब बिगनिंग से क्लोजिंग ईयर में अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, और लॉस में हमारा लॉस ड्यू टू फायर भी इंक्लूड हो जाता है, और इसमें इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इतनी चीज़ आप रिमेंबर रखेंगे लॉस के केस में। लॉस में क्या? लॉस ड्यू टू फायर, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर आ जाता है लॉस में। लॉस और इंटेंजिबल आइटम्स आपको ऐड करने हैं। ठीक, फिर प्रॉफिट की बात आती है। प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी भी एसेट्स को सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो लेस करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, फिर और आपका किसी भी मतलब कि डिविडेंड रिसीव हो रहा है या फिर कोई भी अर्निंग्स हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपका यहाँ से निकल आएगा। जब आप ये सब करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा अमाउंट। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। जो भी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रही, डिक्रीज़ हो रही, वो यहाँ पर ट्रीटमेंट होएगा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ऐड करेंगे हम लोग जो इंक्रीज़ हो रहा है करंट लायबिलिटी में। ठीक है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, करंट लायबिलिटी का अपोजिट क्या हुआ? करंट एसेट्स। ठीक, इंक्रीज़ का अपोजिट क्या हुआ? डिक्रीज़। तो फिर इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ आएगा, करंट लायबिलिटी के साथ करंट एसेट्स आएगा, समझे? तो फिर
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ है तो उसके साथ आपका जाएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और लेस में आप क्या करेंगे, अगर ऊपर आपने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा है तो नीचे आप डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखेंगे। फिर आपको वही प्रोसेस करना है, अपोजिट कर देना है, डिक्रीज का इंक्रीज, इन करंट लायबिलिटीज़ लिखा था आपने उसका अपोजिट रिवर्स कर देना है नीचे लेस करके। ऊपर आपकी इंक्रीज हो रही थी करंट लायबिलिटी तो आपने ऐड किया था, नीचे आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप लेस करेंगे। फिर आप जो लिखा है आपने डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो आप इसका अपोजिट करेंगे, करंट लायबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा करंट एसेट्स और डिक्रीज का अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो आपने डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आपको लेस करना है। ठीक है, फिर आप जब इतना कर लेंगे देन उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप लेस स्टेप है जो आप मोस्टली मिस आउट हो जाता है वो है टैक्स पेड। जो भी टैक्स पेड है वो यहाँ पर आपको लेस करना होता है। देन आपका फाइनली आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर कैश यूज जाता है तो आपको नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट लगाकर, और अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है बैलेंस तो फिर आप नॉर्मली ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फर्स्ट मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है कैश फ्लो का यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको दो चीज़ें रिमेंबर करनी है। पहला है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे ऑपरेटिंग में आपने क्या क्या याद रखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिविडेंड, रिजर्व और प्रोविज़न फॉर टैक्स तीन चीज़ें याद रखी थी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आया था आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, उसमें आपने इंटेंजिबल आइटम्स प्रॉफिट और लॉस याद रखा था। उसके बाद आपका उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाता है, और उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये चीज़ आपने ऑपरेटिंग में याद रखी थी। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग में आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट एसेट्स याद रखना है। नॉन करंट एसेट्स में आपका जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। ठीक है, अगर आप परचेज कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स का तो आपको यहाँ पर आउटफ्लो होता है कैश का, क्योंकि अब अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो आप कैश उसको पे करेंगे ना, तो ये कैश का आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पर आप इसको निगेटिव में डिनोट करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद सेम आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में होता है, अगर आप परचेज करते हैं तो वो आउटफ्लो शो करता है तो आपको ब्रैकेट में डिनोट करना पड़ेगा। और इसमें आपको क्या याद रखना है, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें और भी हैं जो आपको याद रखने, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर जो हमें रिसीव हो रही है इंटरेस्ट और डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर हमें दूसरी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं प्रेफरेंस शेयर तो उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे यहाँ पर डिविडेंड रिसीव यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी थी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इंटरेस्ट रिसीव। फिर आपका आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अमाउंट। अगर ये मतलब निगेटिव में आ रहा है ऑब्वियसली ये कैश यूज इन इन्वेस्टिंग होगा, अगर ये बैलेंस आपका पॉजिटिव आता है तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो जाएगा। और इसमें कुछ अकाउंट्स बनते हैं वो मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ाने के बाद बताऊंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड इसमें आइटम्स आते हैं। शेयर से मतलब इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया। ठीक है, और फिर अब ये शेयर्स और डिवेंचर इस पर इंटरेस्ट भी पे होगा, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होगा, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे होगा। ठीक है, तो ये भी इसी में आएगा। अगर इशू कर रहे हैं तो रिडीम भी होंगे, तो आपको ये भी याद रखना है कि शेयर्स इशू होंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या क्या आइटम्स आते हैं, इशू, रिडीम, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, लोन रीपेमेंट। तो ये आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर आप इशू कर रहे हैं तो पॉजिटिव में बैलेंस आएगा, अगर आप रिडीम आपके डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं या फिर शेयर्स रिडीम हो रहे हैं तो आपके ये नेगेटिव बैलेंस में शो होगा, मतलब कि ब्रैकेट डिनोट करना पड़ेगा हमें। और डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर पर, ये भी आपका नेगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट आपका अब जो लास्ट स्टेप बचता है, अब यहाँ पर आपने जब ये कर लिया तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो यूज्ड है और पॉजिटिव है तो
फ्लो है फ्रॉम आ जाएगा। फिर जो लास्ट स्टेप होता है, मेन स्टेप, वो होता है वहाँ पर आपको लिखना होता है नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑल द थ्री एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी में क्या क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसका सम टोटल करना पड़ता है। और ये आपका ए बी सी आपको ए प्लस बी प्लस सी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में करके, ए प्लस बी प्लस सी। ये आप नीचे लिख लीजिएगा जब आप लिखेंगे लाइन नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज़, तो आप नीचे ब्रैकेट में करके ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे सामने। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। कंपनी के बिगनिंग में, मतलब ईयर की बिगनिंग में जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको यहाँ पर ऐड करना होता है। फिर जब आप इसको ऐड कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो ईयर के एंड के इक्वल आएगा, कैश के एंड के ईयर में जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता क्या क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पहला आपका आता है मार्केट सिक्योरिटीज आता है, कैश आता है, बैंक बैलेंस, चेक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स, जो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब उसके लिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं चलो देखते हैं। यहाँ पर आ गया, देखो सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट गिवन है, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है बैलेंस शीट में, तो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, जो भी टैक्स का प्रीवियस ईयर अमाउंट है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और वन लाइन को छोड़कर आप टू बैलेंस कैरी डाउन। प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा करंट प्रीवियस ईयर का, तो वो आपका क्रेडिट साइड बैलेंस ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का बैलेंस होगा वो क्लोजिंग क्रेडिट डाउन में चला जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक लाइन छोड़कर यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं। और फिर आपके क्वेश्चन में अगर अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर बैलेंस जब आप निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो वो आपका डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स पेड। और ये टैक्स पेड का हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। जब हम लोग वो पूरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, तो हम लोग टैक्स को लेस करके ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश निकालते हैं। अगर आपको पेड दिया गया है तो आप यहाँ पर पेड, आपको अगर टैक्स पेड दिया गया है, प्रोविज़न निकालना है और फॉर टैक्स निकालना, तो टैक्स पेड का अमाउंट यहाँ लिख के जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और वर्किंग नोट में ये ऐड होता है, ये याद रखिएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और ये जो टैक्स पेड है वो लेस होता है ऑपरेटिंग में। तो ये आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हो गया। एसेट्स अकाउंट की, जो कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है। एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है, ये तो सिंपल होता है कि आपको परचेज और सेल होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है बैलेंस शीट के नीचे। तो आपको क्या करना होता है कि टू बैलेंस, देखो ये एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड में होगा, डेबिट साइड में बैलेंस होगा ओपनिंग। तो यहाँ पर आप एसेट्स का जो भी आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट दे रखा होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर उसके बाद 2 to 3 लाइन आप राइट हैंड पर छोड़कर बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी सेल हुई है, परचेज हुई है, वो आपको कहाँ लिखनी है। अगर आपकी मशीनरी सेल हो रही है तो वो आप क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक सेल के नेम से, और उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। और अगर उस सेल पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपका टू बैंक प्रॉफिट जाएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो बाय बैंक लॉस जाएगा यहाँ पर। और अगर उस मशीनरी पर आपका डेप्रिसिएशन दे रखा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, मीन्स उसमें कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में, तो आप सिंपली यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगा हुआ है एसेट्स पे, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो आपका जितना भी परचेज का अमाउंट होगा वो आ जाएगा आपका उस ईयर में। डन। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी लगता है हम लोगों को, वो होता है कि जब
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया होता है कंपनी ने, तो बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन होता है। तो तब आप क्या करेंगे, जो एसेट्स अकाउंट बनाए, जो एसेट बनता है वो तो ठीक है, वो सिमिलर बनेगा जैसे आपको मैंने बताया ऊपर, बट इसमें थोड़ा चेंज होता है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन ना जाकर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चला जाता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ना जाकर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा। और जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी है आपके एसेट, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पर जाएगा टू एसेट्स करके, ठीक, ये आपको याद रखना है। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करती है कंपनी, जब आपके एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लगा होता है वो आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है, और एसेट्स अकाउंट में आपका जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आप सिंपली वैसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे बनाया कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर अमाउंट का था उसको हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड डेबिट साइड में हमने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन। आप लोग एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, और इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया क्रेडिट साइड में। फिर आपने क्या करा कि आपको जो भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन गिवन था वो आपने यहाँ पर नोट कर दिया। अब दोनों का बैलेंस निकालेंगे हम लोग। यहाँ इसका बैलेंस और इसका बैलेंस देखेंगे। जिधर भी बैलेंस लेस होगा, मतलब कि जिधर भी बैलेंस फिगर है, बैलेंसिंग फिगर मोस्टली आपका क्रेडिट साइड में आएगा, जो कि डेप्रिसिएशन नेम से जाना जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन आपका ऐड हो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इतना था आपका। हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि कैश फ्लो में आपकी 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो शेयर्स, डिवेंचर से रिलेटेड होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर इसका रीपेमेंट होता है या फिर इंटरेस्ट पेड होता है, डिविडेंड पेड होता है, ये आपका लेस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कैश फ्लो के, जो कि आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। पहला तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अगर बैलेंस शीट में गिवन है तभी आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है एंड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होगा, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा एसेट्स के नेम से, जो भी एसेट होगी हमारी उसके नेम से, और जो एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा वो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, और अब जो आता है मेन पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो ये आपका इनफ्लो होएगा और ये आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आउटफ्लो में जाएगा, मतलब कि फाइनेंसिंग में ही जाएगा, तो आपका ये ब्रैकेट में जाएगा, मतलब कि निगेटिव बैलेंस है ये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ये इनफ्लो होता है, तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। और ईयर्स का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में पहले करंट ईयर दे देते हैं, बाद में प्रीवियस ईयर दे देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर अमाउंट पहले दे देते हैं, बाद में करंट ईयर अमाउंट देते हैं। आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और वैसे नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सट्रैक्टिव बैलेंस शीट पर होने वाली है। If you find this video helpful and subscribe to my channel, hit the like button and share to others. Thank you.